This is English ABC, and here I am with my English classes for the preparation of the upcoming intermediate examination of Bihar School Examination Board, which is going to be held in the very early part of the next year, the year 2021. 2021 में होने वाली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की अंग्रेजी विषय की तैयारी के सिलसिले में मैं आप सबों से मुखातिब हूँ। तो हमारे पिछले वीडियो को आपने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी लाइक किया, तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपके थैंकफुल हैं। और आज के इस वीडियो में जो कुछ हम बताने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में फिर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो पर जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था पिछले साल के क्वेश्चंस के पैटर्न का, जो मतलब क्वेश्चन के का जो एनालिसिस किया था, उसमें जो फैक्ट हमारे सामने आए थे, जो फाइंडिंग्स हमारे सामने आई थी, उसी आधार पर हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो ग्रामर पार्ट था ऑब्जेक्टिव में जो हमारा ग्रामर पार्ट था, उसमें कैपिटल शेयर किसका था, सबसे बड़ा हिस्सा किसका था, वर्ब का था। और वो वैसे भी वर्ब डिज़र्व करता है किसी भी लैंग्वेज के लिए वर्ब जो है वो उस लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का मेन वर्ड होता है, इसलिए कि बिना वर्ब के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रेस्ट 7 पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक उसके साथ ये वर्ब नहीं आए, तो वर्ब हमारा है फाइंडिंग का सबसे बड़ा वो था पिछले एनालिसिस में। लेकिन वर्ब किसके साथ एग्री करता है, वर्ब का कोऑर्डिनेशन किसके साथ होना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं और किस किस तरह हमको सब्जेक्ट को पहचानना चाहिए, उस चीज़ को हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं, इसका जवाब कि सब्जेक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 6 तरह के हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 तरह के हो सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में देखें कि वो सब्जेक्ट के जो टाइप्स हैं वो क्या है, और उसको उस हिसाब से सोचना, उस हिसाब से जानना कितना ज़रूरी है, यह इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में क्लियर होगा। और हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको समय पर पता चलता रहे कि कोई नया वीडियो आया है। चलिए तो देखते हैं कि जो सब्जेक्ट के 6 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा हो सकता है वो है नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फिर दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है वो हो सकता है प्रोनाउन। ही प्लेज फुटबॉल वेल, वह फुटबॉल अच्छा खेलता है। तो ये नाउन और यह प्रोनाउन। फिर हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है इन्फिनेटिव, जो आता रहता है सब सेंटेंस में। टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छी बात है। टू वॉक इज गुड, और यहाँ ये सब्जेक्ट क्या हो गया, इन्फिनेटिव, टू वॉक। फिर जो अगला है वो है जिरंट। जो अगला सब्जेक्ट का टाइप है हमारा वो है जिरंट। जैसे रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। और हाउ टू लिव इज डिफिकल्ट टू डिसाइड नाउअडेज, आजकल मुश्किल है किस तरह ज़िंदा रहें यह डिसाइड कर पाना। इस कोरोना और फिर लॉकडाउन की सिचुएशन में किस तरह सरवाइव किया जाए, किस तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ाई जाए, यह डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको हमने किस चीज़ से दिखाया है,
तो हमने दिखाया है फ्रिज से। और जो हमारा आखिरी है सब्जेक्ट वो है क्लाउड्स, वो है क्लाउड्स। दैट ही इज अ गुड प्लेयर is none to all, मतलब कि वह अच्छा खिलाड़ी है, ये सबके लिए जाना हुआ है। तो आप देख लें यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, दैट ही इज़ ए गुड प्लेयर, और ये क्लाउज हो गया। क्लाउज फ्रेज या फिर जिरंड या फिर इन्फिनिटिव या फिर नाउन प्रोनाउन, तो ये सब आपके लिए बहुत कॉमन है। नाउन प्रोनाउन इन्फिनिटिव जिरंड ये सब आए दिन देखते रहते हैं। फ्रेज भी सामने आता रहता है। क्लाउज असल जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंग्लिश की मीनिंग को समझने में इस लैंग्वेज में, वो क्लाउज के पास से आकर के स्टूडेंट्स और जो भी हैं लोग वो अटकने लगते हैं। तो क्लाउज को देखेंगे बाद में कि क्लाउज क्या होता है, लेकिन आज के जो वीडियो का मेरा पर्पस था कि भर्ब को हमें देखना है, लेकिन भर्ब जिसके हिसाब से आता है, जिसको फॉलो करता है, वो है हमारा सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ ये 6 हो सकते हैं। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और क्लाउज हो सकता है। और आपने देखा कि राम नाउन, प्रोनाउन उसके लिए ही आया, इन्फिनिटिव टू वॉक, और फिर जिरंड रनिंग, और फ्रेज हाउ टू लिव, और ये दैट ही इज़ ए गुड प्लेयर, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो गया अपना। इस सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट पूछ दे, छठे सेंटेंस का, यानी इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट पूछ दे तो आपको क्या बताना होगा, दैट ही इज़ ए गुड प्लेयर। ये सारा का सारा जो है, ये सारे के सारे वर्ड्स के जो सेट हैं जिसे हम क्लाउज कहते हैं, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ आकर थोड़ी सी गाड़ी अटकने लगती है इस पार्ट में आकर, तो हम इस पार्ट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। ये सब तो इजी है, बराबर यहाँ तक हम लोगों के पास ये सब जानकारी रहती है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन ये क्लाउज और फ्रिज, ये दो चीज़ ऐसी है जहाँ हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हमने जो इस वीडियो में जाना कि सब्जेक्ट दुनिया में कितने तरह के हो सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, तो वो 6 तरह के हो सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा इसमें जो क्लाउज जो सबसे टफ नज़र आता होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट को, तो उसको मैं मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आज के इस वीडियो में। इसको भी आप ज़रा देख लें। आपकी किताब है रेनबो, ये रेनबो पार्ट 2 आपको पढ़ना है। इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ये पंक्ति लेते हैं। आप इस पंक्ति पर नज़र रखें, ये पैरा 19 है। एंड द रीज़न व्हाई it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। इसमें हम यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस भर्ब के लिए है और कहाँ कौन सा भर्ब आया है उस सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक बार फिर से ज़रा सा इसको देख लें कि आप देख लें, यहाँ ये इज़ राम के हिसाब से आया है। अगर राम एंड मोहन होता तो और आर होता, ही प्लेज, अगर दे होता तो प्ले होता। टू वॉक, इसको चूँकि समेट कर एक बनाया गया है तो इसीलिए यहाँ इसको सिमिलर माना जाता है, तो इज़ यूज़ किया गया है। रनिंग है तो इज़, अगर रनिंग एंड स्विमिंग दोनों रहता तो फिर आर होता। हाउ टू लिव एंड व्हाट टू डू, अगर दो हमारे फ्रेज होते इसमें तो यहाँ फिर आर होता। और दैट ही इज़ ए गुड प्लेयर, यह एक क्लाउज है। अगर इसके साथ एक और क्लाउज होता कि दैट ही इज़ ए गुड प्लेयर एंड दैट यू आर ए वेरी बैड प्लेयर,
आर नन टू ऑल, कि वह अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है और तुम बहुत खराब खिलाड़ी हो, ये सबके लिए जाना हुआ है, तो फिर वहाँ आर आता है। तो हम देखते हैं कि आपकी किताब में वो जो सेंटेंस है उसको किस तरह से हम उसके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये लंबे लंबे क्लॉज आपके सामने आते हैं और जिसे आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो आपको समझने में परेशानी होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपकी समझ में आएगी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में भी हो सकता है आज से थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए कि इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, इसी तरह से देखना शुरू करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इस सेंटेंस को। चलिए इस सेंटेंस को हमने बोर्ड पर लिख लिया है और इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, हमारा सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का और फिर उस हिसाब से कौन सा वर्ब आता है। तो हम देख लेते हैं एंड पर एक बार पढ़ लेते हैं। एंड द रीज़न व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड। और ये इट जो आया है ना, चूँकि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है तो इंडियन सिविलाइजेशन और हिंदुइज्म इन सब चीज़ों के लिए आया है। एंड द रीज़न व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज़ दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट was not to development along material but spiritual lines। अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है और उसके हिसाब से वर्ब कहाँ आया है। आप सबसे पहला पार्ट यह देख लें कि यहाँ से यहाँ तक एक क्लाउज है और इसके सारे वर्ड्स को एक साथ समेट के रखा गया है और यह एक क्लाउज है जो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एंड द रीज़न व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड। अब क्लाउज क्या होता है, तो क्लाउज सेंटेंस का वैसा पार्ट होता है जिसके अपने सब्जेक्ट हो और उस हिसाब से उसका वर्ब भी आता हो, फिनिट वर्ब आता हो। तो एंड द रीज़न व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड, यह मतलब यह कारण कि मतलब क्यों यह सर्वाइव किया है आज तक। ढेर सारी सभ्यता संस्कृति मिट गई लेकिन हमारी हिंदुइज्म या हमारी जो ये भारत की सभ्यता है वो क्यों अक्षुण्ण है, अभी तक सर्वाइव कर रही है। तो व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड, यह सर्वाइव क्यों किया है कि कारण, एंड द रीज़न कारण, उसका कारण है। ये इज़ इन सारे वर्ड्स के लिए जो कि मिलकर एक क्लाउज बनाता है उसके लिए आया है। वो क्या है, तो अब उसका कम्प्लीमेंट आ रहा है कि दैट। अब उसका जैसे आप लिखते हैं दिस इज़ अ बुक, तो अ बुक और दिस, तो यह दिस का इक्विवेलेंट हमारा एंड द रीज़न व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड। और उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है तो आप अ बुक की जगह इतने बड़े पार्ट्स को ले सकते हैं, दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट, कि मतलब जो लक्ष्य हिंदुत्व ने अपने सामने रखा या सेट किया, बिफोर इट वाज नॉट, वह क्या नहीं था, वाज नॉट, दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर। अब यहाँ फिर से ये सारे को आप समेट के एक जगह रख सकते हैं। इस पार्ट को क्लियर करने के लिए फिर एक क्लॉज आ गया, उसके लिए यहाँ वर्ब है और यह वर्ब जो है वाज नॉट टू, तो वह क्या था, जो कारण है जिस कारण के चलते सर्वाइव किया, वह कारण क्या है कि हिंदुत्व ने जो अपने सामने लक्ष्य रखा, लक्ष्य निर्धारित किया, एंड मतलब यहाँ लक्ष्य निर्धारित किया, सेट बिफोर इट, अपने सामने जो लक्ष्य रखा वो क्या नहीं था, वो यह नहीं था कि हम अपने मेटीरियल डेवलपमेंट पर आगे बढ़ें, भौतिक सुख समृद्धि संपन्नता पर आगे बढ़ें, बल्कि आत्मीय स्वतंत्रता पर आगे बढ़ें। तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा कि ये सारा का सारा क्लाउज है जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है यहाँ, और उसके लिए ये वर्ब इज़ आया है और फिर उसके लिए जो कम्प्लीमेंट हमारा आ रहा है ए बुक की तरह, दिस की तरह वो पार्ट था, अ बुक की तरह, उसके लिए ये सारा का सारा सेट आया है। लेकिन उस सेट में भी क्या बात है कि एक और क्लाउज आ गया है, दैट
द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट। और इन सारे सेट के लिए, मतलब इन सारे वर्ड्स के लिए जो मिलाकर एक क्लाउज फिर बन जाता है, उसके लिए वाज आया है। और इन सब क्लाउज को हम जब स्टडी करेंगे, क्लाउज चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, तब उस पर जिक्र करेंगे। तो अभी हमें लगता है कि हमने आपकी किताब से आपके सामने यह क्लियर करने की कोशिश की है, और पता नहीं उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये तो आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन आने वाले टाइम में हम अपने वीडियो में ऐसे जो कुछ भी बताएंगे आपको थ्योरेटिकली, या ग्रामर के जो भी रूल रेगुलेशन या उसके जो भी नियम है वो बताएंगे, तो उसको प्रैक्टिकली आपके वर्ल्ड में और आपकी एग्ज़ाम में और आपके बुक में जो उसका यूज़ होगा वह भी बताने की कोशिश करेंगे। और चूँकि वर्ब को हमने सबसे पहले लिया था, तो वर्ब चूँकि एग्री करता है हमेशा सब्जेक्ट को, तो हमने आज सब्जेक्ट को पहले देख लिया। और अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें निश्चित रूप से हम वर्ब को देखेंगे, और उसको भी बड़े सिंपल वे में, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल कर सके, उसके मीनिंग को मेक आउट करना, उसका मतलब निकाल लेना इजीली। तो उस हिसाब से वर्ब को रखने की कोशिश करेंगे। हम वर्ब को रखेंगे अगले वीडियो में, तो उस वीडियो के साथ तो फिर आएंगे। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अब चूँकि इस लॉकडाउन के टाइम में समय की कमी है, और आपकी पढ़ाई बहुत कंप्रोमाइज़ हुई है, बहुत परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम सबों को, तो स्टूडेंट्स को भी। तो अब हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो उसमें टाइम मैनेजमेंट करना है हमें, कि किस हिसाब से कहाँ हम वर्क शुरू करें। तो जो भी हमने एनालिसिस किया था उसकी जो फाइंडिंग्स थी, प्रीपोजिशन था, नरेशन था, या फिर हमारा ये वर्ब था, या और चीज़ें थी। फिर बुक पार्ट्स है, तो बुक पार्ट्स में भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वहाँ भी हम अपना मोर्चा खोलेंगे, और निश्चित रूप से जो हमारा इम्पोर्टेंट होगा, जो हमारा गेस होगा। अब जब पिछला एग्जाम हो गया, उस आधार पर हम अगले साल के लिए क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम पोएम के साथ आएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है, जिसकी समरी आपको लिखनी है, उस पोएम को हम डील करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम वर्ब के साथ आते हैं। और तब तक के लिए अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।